So students, now we will take up this new topic, that is first law of thermodynamics. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैसे, हाउ डू वी रिलेट द हीट सप्लाई डेल्टा क्यू एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस सिस्टम डेल्टा यू एंड वर्क डन बाय द गैस. आप द सेम चैप्टर you do in chemistry also, but there is a big difference in sign conventions for the work done. हम लोग यहाँ पे वर्क डन में if the volume of the gas system is expanding it is taken as positive, मे बी का आपका उधर निगेटिव लिया जाए. तो थोड़ा कन्वेंशन का फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम. साइन कन्वेंशन बस फ़र्क आता है. तो मैं यहाँ पे आज करूँगा इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स इसको हम लोग डिटेल में करेंगे, व्हाट दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज. ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास जो टर्म आता है, एक आता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तीन चीज़ें होती हैं. ठीक है. तो डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू देखो. तो डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड. अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज जो होता है उसको डेल्टा क्यू लिखते हैं. अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज को हम देखते कैसे हैं कि सपोज आई से इट इज ए सिलेंडर fitted with a piston here like this, and there are some gas molecules inside it. The gas molecules inside the cylinder fitted with a piston, it is the system. यही हमारा क्या है, this is called as system. ये system है. Any gas kept inside a cylinder fitted with a piston at the top, मतलब open नहीं है ये, open. तो ये system हो गया. और rest of the universe, पूरा surrounding यूनिवर्स इसके लिए क्या है, वो सराउंडिंग है. सिस्टम बस इतना होता है. नाउ इफ़ आई पुट अ बर्नर, मैं यहाँ पे अगर कोई बर्नर रखता हूँ, गैस बर्नर, फ्रॉम देयर फ्लेम इज कमिंग, तो हीट इज बीइंग सप्लाइड. तो यहाँ पे इसको हीट सप्लाई किया गया डेल्टा क्यू. तो आप देखें बर्नर इज सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम. तो वेन एवर बर्नर इज सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम तो डेल्टा क्यू आ गया. तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो होगी, इट कैन बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव हो सकता है when heat is supplied to system को हीट दिया गया तो ये डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा. नेगेटिव भी आता है कन्वेंशन में, when heat is taken out, बाहर लिया गया. हीट जब बाहर किया जाता है तो उसमें डेल्टा क्यू क्या होता है, नेगेटिव. और जब सिस्टम को बर्नर इज सप्लाइंग हीट दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. ये टर्म ध्यान है. अगला टर्म है इंटरनल एनर्जी का चेंज. दिस डिफाइंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. इंटरनल एनर्जी जो यू होती है, इट इज सम ऑफ टू, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. तो जनरली इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम होगा. ठीक है. तो इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. फॉर आइडियल गैसेस दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. तो दिस टेंड टुवर्ड्स जीरो फॉर आइडियल गैसेस. आइडियल गैस में अगर हमने वो देखिए, आपने वंडर वॉल्स इक्वेशन में तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हो, ना. और यहाँ पे ये चीज़ को देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं टू जीरो. वन डर वॉल कोई जो बेसिक गैस इक्वेशन में आती है उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो ये टर्म मान सकते हो. और आइडियल गैस इन थर्मोडायनेमिक्स व्हेन एवर यू कॉल फॉर, आइडियल गैस इन द थर्मोडायनेमिक्स इज, कौन सी गैस होती है जानते हैं, वेदर इट इज मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक. तो आइडियल गैस जो होती है वो मोनोएटॉमिक होती है. विच टाइप ऑफ गैस इट इज, मोनोएटॉमिक. तो मोनोएटॉमिक गैस को ही हम लोग आइडियल गैस मानेंगे. तो कोई गैस ना मोनोएटॉमिक है और हाई टेम्परेचर पे है, क्या पे है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर है, तो वो गैस क्या होती है, आइडियल गैस. हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और मोनोएटॉमिक, ये कंडीशन आप मान सकते हो. तो जनरली व्हाट आई विल से, दिस इंटरनल एनर्जी जो होगा, दिस इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ ओनली काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या मान रहे हैं, जीरो. तो इंटरनल एनर्जी इज इफेक्टिवली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ये अरेंजमेंट भी हम लोग
ध्यान में रखेंगे। एनी गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वही इसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी, करेक्ट। एंड दिस इंटरनल एनर्जी आई विल रिलेट, इट्स ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कहने मतलब इफ टेम्परेचर इज राइजिंग तो काइनेटिक एनर्जी इज राइजिंग, बढ़ेगा, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स यू कैन रिलेट विद द टेम्परेचर डायरेक्टली, करेक्ट। तो ये भी एक आइडिया आपको रखना है। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, जब भी मैं हीट सप्लाई करूंगा सिस्टम को, तो आप देखोगे एक तो टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल राइज, इनका अपना टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। जब टेम्परेचर राइज करेगा, और मान लो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर अगर देखो तो इट इज ओपन टू एयर, तो ये आप मान सकते हो कि आइसोबारिक प्रोसेस जैसी बात है, प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। तो दिस पिस्टन कैन शिफ्ट अपवर्ड, पिस्टन जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकता है। तो पिस्टन शिफ्ट अप, ये ऊपर जाएगा पिस्टन। पिस्टन जब शिफ्ट करेगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज, तो हम कहेंगे डेल्टा वी, वॉल्यूम क्या करेगा, इसका इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल इंक्रीज। तो अगली बात आती है वर्क डन का। तो वर्क डन को भी आप ऐसे मान सकते हो कि आदमी पॉजिटिव और निगेटिव। तो वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे व्हेन एवर वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस। गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन विल बी टेकन एज पॉजिटिव। गैस का वॉल्यूम घट गया तो वर्क डन बी टेकन एज नेगेटिव। तो बोथ द फैक्टर्स वी कैन टेक आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वो ध्यान देना, वॉल्यूम नेगेटिव आ जाएगा इफ इट इज लाइक दिस। तो ये भी एक अप्रोच आपको यहाँ पर बनाना है कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम बढ़ रहा है कि घट रहा है, घटेंगे ना, तो ये ध्यान देना। और टेम्परेचर में ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ गया तो यू इज पॉजिटिव, डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो दीज थ्री थिंग्स आई हैव डिफाइंड हियर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड टेम्परेचर ना। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान देना तीन फैक्टर यहाँ पे लिए गए, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। इन्हीं तीनों को मैं वन बाई वन डिफाइन करूँगा। टेम्परेचर राइज तो डेल्टा यू क्या आ गया, पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेल्टा यू इज पॉजिटिव। हीट सप्लाई किया गया बाय द बर्नर टू द गैस, दैट इज पॉजिटिव। इन तीनों का रिलेशन क्या होगा वही हम लोग देखेंगे, करेक्ट। वन बाई वन आई विल रिलेट ऑल ऑफ देम। सो इसके बाद आई एम गोइंग टू डिफाइन द इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जो है आपका यहाँ पे, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट, और फॉर द गैस मॉलिक्यूल इट इज रिटन एज F/2 N K इंटू टी मैं लिख सकता हूँ। इट इज फॉर N गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर अगर n है, छोटा n है, तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ वेयर दिस f इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, f इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, f इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि व्हाट दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज 3 फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, इट इज 3 फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। It is 3 plus 2, that is 5 for diatomic gases, diatomic gases. Now if I take the example of monatomic, diatomic gases, we can see monatomic gases what they are helium, neon, argon, etc. The diatomic gases if you see it is O2, N2, H2 like that, they are the diatomic gases. तो आप देखेंगे कि 3 और 2 कैसे लिखा, 3 इज फॉर ओनली ट्रांसलेशनल पार्ट, उसमें रोटेशनल पार्ट नहीं होता है, केवल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है। और 5 हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशन पर 2 रोटेशन डायटोमिक का, तो टोटल इट इज 5। और अगर पॉलीटॉमिक गैस होगी, पॉलीटॉमिक गैस के लिए इट इज 3 + 3, तो ये क्या हो जाता है आपका 6 हो जाता है। इट इज फॉर पॉलीटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो पॉलीएटॉमिक गैसेस में द वैल्यू इज 6। तो पॉलीएटॉमिक गैस का जो एग्जांपल होगा NH3 अमोनिया गैस, या और भी H2SO4, कोई भी गैस है जिसमें मोर देन 2 गैस मॉलिक्यूल्स एटम्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम पॉलीएटॉमिक कह लेंगे। ऑल दीज फैक्टर्स दे हैव। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट parameters to define
द नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने वाले जो टोटल इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी, दिस काइनेटिक एनर्जी, जस्ट सी, दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कंसिस्टिंग ऑफ बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन। इसमें जो पार्ट होता है, ट्रांसलेशनल पार्ट भी आएगा, इट कैन हैव द रोटेशनल पार्ट एंड इट कैन हैव द वाइब्रेशन ऑल्सो। सम सेंसेस वाइब्रेशन को भी लिखते हैं, लेकिन अभी जो हमने 3, 5 और 6 लिया, हियर आई हैव निगलेक्टेड द वाइब्रेशन पार्ट, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड वाइब्रेशन विल हैपन फॉर डायटोमिक एंड पॉलीटोमिक गैसेस, नॉट फॉर मोनोटोमिक ना। तो आप ऐसी तरह से 3 या मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम में टर्म लिखेंगे। तो मैंने ट्रांसलेशन का तो हमेशा 3 आएगा ही आएगा, 3 पार्ट फॉर ट्रांसलेशन मोशन होता है। तो 3 कैसे टर्म आया, दैट ऑल्सो आई कैन सी। ये टर्म कैसे आएंगे वो बताऊंगा अभी। बस आप यहाँ पे देख लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, वो 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है, एंड दैट यू हैव टेकन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन मोशन। उससे इस रिजल्ट को हम डिफाइन करेंगे। करेक्ट। मैं इस पेज को चेंज कर सकता हूँ, ऑल ऑफ यू रिटन। तो एक आइडिया लिख लीजिएगा कि यहाँ पे टर्म आ गया। नाउ अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में एफ में जो 3 आया, एफ में जो 3 आ रहा है फॉर लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन में अगर मैं देखता हूं तो वेलोसिटी क्या हो सकती है। वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस तो वी एक्स, इट कैन बी अलोंग वाई एक्सिस तो वी वाई, एंड इट कैन बी अलोंग जेड एक्सिस तो वी जेड। तो कोई मॉलिक्यूल का या एटम जो है गैस का, तो उसके डायरेक्शंस जो इंडिपेंडेंट हो, इट कैन गो अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन गो अलोंग वाई एक्सिस, इट कैन गो अलोंग जेड एक्सिस। एक्स, वाई एंड जेड, दिस आर दी 3 पैरामीटर्स जिस पे हमारी काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। और ऑल द 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं। ट्रांसलेशन मोशन से आपके 3 आ गई। अब रोटेशन मोशन में जब आएगा, तो रोटेशन मोशन में 2 रोटेशन कैसे आते हैं, तो देखिए डायटोमिक में रोटेशन आएगा। तो रोटेशन में जो एनर्जी आती है रोटेशनल, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशन में क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे आएगा, दैट वैल्यू ऑल्सो वी कैन सी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में सपोज देयर से डायटोमिक, तो डायटोमिक कोई गैस होगी H2O2 N2 लाइक दैट। इफ आई एम टेकिंग द डायटोमिक गैस एंड आई एम पुटिंग द बॉन्ड लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं बॉन्ड लेंथ को एक्स एक्सिस पे डाल देता हूँ, दिस इज द एक्स एक्सिस, आप देखिए दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी 0, आई एक्स इज 0 बिकॉज बोथ द एटम्स आर ऑन द एक्स एक्सिस। द डिस्टेंस ऑफ एटम फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 0, hence moment of inertia along x axis for this atom will be 0, ये 0 हो जाएगा। आई एक्स इसका क्या होता है, 0 होता है। बट इफ यू सी द सेम एटम अरेंजमेंट, इट कैन बी रोटेटेड अलॉन्ग वाई एक्सिस लाइन। इसको वाई एक्सिस पे तो मैं रोटेट कर ही सकता हूँ। एक वन ऑफ द एटम इज ऑन एक्सिस, बट सेकेंड वाले का एम आर स्क्वायर तो आ ही जाएगा। तो आई वाई की वैल्यू इज नॉट 0, ये एम इंटू आर स्क्वायर आ सकता है। समझ रहे हैं आप। हियर आई कैन गेट दिस टर्म कि वाई एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैक्टर ये वाली लाइन थी, और इसके अबाउट ये रोटेट कर गया दिस, ये ओमेगा इसका कुछ ऐसे आ गया। तो ओमेगा अगर यहाँ पे देखोगे तो दिस ओमेगा इज हैपनिंग अलोंग वाई एक्सिस, रोटेशन वेक्टर में ऐसे घूम रहा है, तो वाई एक्सिस पे जाएगा। तीसरा आप देख सकते हो, थर्ड जो इसमें मोशन आएगा वो इधर आ सकता है, दिस इज द जेड एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट कैन मूव अलोंग जेड एक्सिस ऑल्सो, एक्स वाई क्रॉस प्रोडक्ट इज जेड, तो जेड एक्सिस पे भी इसका ओमेगा दे सकते हो। तो होल अरेंजमेंट कैन मूव अलोंग दिस, यहाँ पे आई जेड भी आएगा, एंड दिस आई जेड इज नॉट 0। तो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 रोटेशन आ गए, वन फॉर वाई एक्सिस, वन फॉर जेड एक्सिस। अब हैड इट बीन पॉलीटोमिक, तो डायटोमिक में क्या हो गया, आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 रोटेशन, 2 रोटेशन पार्ट आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डायटोमिक, फॉर डायटोमिक, तो डायटोमिक में 2 रोटेशन आ जाएगा। पॉलीटोमिक जब लेंगे तो आई एक्स, आई वाई, आई जेड तीनों आते हैं। इफ आई गो फॉर द पॉलीटोमिक गैसेस, तो पॉलीटोमिक में क्या होगा, आपके पास आई एक्स भी आएगा, आई वाई भी आएगा और आई जेड भी आएगा, तीनों आ जाते हैं।
इसलिए पॉली एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आता है 3 + 3 इट इज़ 6, और डाई एटॉमिक में जो आता है इट इज़ 3 + 2 इट इज़ 5। फॉर डाई एटॉमिक आप देखेंगे इसकी जो टोटल वैल्यू आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की F इट इज़ 3 + 2, और मोनोटॉमिक में कोई भी रोटेशन एनर्जी नहीं होती। तो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल द 3 केसेस आई हैव डिफाइंड, करेक्ट। रोटेशन मोशन का पार्ट यहाँ नहीं लेते हैं, दैट वैल्यू कंपोजिशन इज स्मॉल इनफ, बट स्टिल इफ समवेयर इट इज आस्क्ड इवन इट इज देयर इन एनसीईआरटी, तो डायटोमिक के लिए वो वाइब्रेशन वाला पार्ट भी आता है, तो उसमें +2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर जाएगा इफ वाइब्रेशन इज टेकन टू अकाउंट। वाइब्रेशन एनर्जी कैसे होती है, तो यू हैव सीन इन द SHM कोई मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है तो उसका हाफ mv² हाफ kx² के हिसाब से आता है। तो रोटेशन एनर्जी कैन ऑल्सो हैपन, but yet at this level that is being neglected for being 1 to 5% only, correct। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यहाँ पे बता दिया, करेक्ट। अब ध्यान देना, वंस वी हैव द आइडिया ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। डेल्टा यू जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन मतलब इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। स्टेट फंक्शन मीन्स डिपेंड्स ओनली upon the T initial and T final of gases independent of path followed। तो स्टेट फंक्शन का मतलब ये भी होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इसका मतलब होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द गैस। पाथ फॉलोड बाय द गैस से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब हमने टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल चेंज किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम 200 से 400। आई हैव अगेन चेंज द टेम्परेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर 200 से 400, तो उसका डेल्टा यू सेम रहेगा, चाहे वो प्रेशर चाहे वो कंडीशन आइसोबारिक थी और इट वाज आइसोकोरिक। फॉर बोथ द गैसेस डेल्टा यू विल रिमेन सेम। तो डेल्टा यू जब भी आप बात करोगे इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी आइसो स्टेट फंक्शन, मतलब इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू जब भी आप लिखोगे n टाइम्स F/2 K इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये आप देख सकते हो फिजिक्स में वेन एवर वी टॉक ऑफ द चेंज, तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। और K जो मैं यहाँ पे लिखा था, दिस K इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, दिस K इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है, इट इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट फॉर n मॉलिक्यूल्स। ये किसके लिए था, फॉर n मॉलिक्यूल्स। जब सिंगल 1 2 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तब आएगा। और आप ध्यान देना कई बार यहाँ पे n मोल ऑफ गैस भी आता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि वेदर दे आर आस्किंग फॉर द मोल ऑफ गैस और इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल। फॉर द मोल ऑफ गैस जब आएगा, फॉर n मोल ऑफ गैस, ध्यान दीजिएगा, फॉर n मोल ऑफ गैस में जब आप इसकी डेल्टा यू लिखोगे दैट इज n टाइम्स F/2 R डेल्टा टी। अब देखिएगा यहाँ पे R हो गया, ठीक है, तो दिस R इज गैस कांस्टेंट। तो n मोल ऑफ गैस पे मैं क्या लिख रहा हूँ, R टर्म आ रहा है, तो R जो होता है दिस इज K इंटू n, n इज एवोगाड्रो नंबर, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो गैस कांस्टेंट 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन लेंगे। n इज एवोगाड्रो नंबर आप देखिए तो 6.023 इंटू 10⁻23 रखोगे आप, ये ध्यान रखिएगा। और जब K अगर देखते हो आप तो व्हाट यू विल से, दिस K इज सिंपली R/n एवोगाड्रो नंबर। तो आपका ये वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 आता है। तो आपको हमेशा ये भी ध्यान देना है कि वेदर इन द सिस्टम डेल्टा यू एनर्जी चेंज इज बीइंग कैलकुलेटेड फॉर 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ गैस। तो आप 1 मोल जब होगा तो कैपिटल R रखिएगा, और कैपिटल R में वन वैल्यूज 8.314 वाली, और कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। और बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट वाला फॉर 1 मॉलिक्यूल और n मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और स्टेट फंक्शन होता है, केवल इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में इसको देखना होता है, करेक्ट। नाउ अब इसके बाद तो टेम्परेचर राइज करेगा तो डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव, टेम्परेचर फॉल करेगा तो डेल्टा यू कैन बी नेगेटिव, दिस थिंग भी है। अब देखिएगा अगली बात यहाँ पे क्या आती है,
once we go for this first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. This I have done. Next is work done. तो वर्क डन जो होता है इट इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ. पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया जो काउंट किया जाता है उससे हम वर्क डन देखते हैं. तो वर्क डन इज ऑलवेज अ पाथ डिपेंडेंट. ये क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है. डिपेंडेंट, दिस पाथ डिपेंडेंट, करेक्ट. तो ये ध्यान देना, ये वैल्यू क्या होती है? पाथ डिपेंडेंट. फॉर सेम वॉल्यूम चेंज एरिया में वर्क डन अलग अलग आ सकता है. पाथ डिपेंडेंट कैसे कह रहा है आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, सी इट इज प्रेशर, इट इज वॉल्यूम, करेक्ट. प्रेशर से वॉल्यूम के केस में मैं मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट लिया और वॉल्यूम चेंज को मैं मान लो ऐसे गया, ऐसे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग लाइक दिस, इस पाथ पे. तो ये इनिशियल वॉल्यूम था देखिए, और ये फाइनल वॉल्यूम आ गया यहाँ पे V2. तो V ऐसे हमने गया तो ये एरिया बाउंड जो होगा वर्क डन आएगा. मान लो अब मैं यहाँ पे क्या किया, आई एम गोइंग फॉर दिस सेकेंड पाथ लाइक दिस. ये पाथ 1 था, ये पाथ 2 है. पाथ 2 में जब आप जा रहे हो तो क्या देख रहे हो? एरिया बाउंड इज दिस, नीचे वाला. तो इसके लिए एरिया बाउंड इज लेस, इसके लिए एरिया बाउंड क्या है? ज़्यादा है. तो वर्क 1 ज़्यादा होगा, वर्क 2 कम होगा, क्योंकि इसके नीचे का एरिया देखा जाएगा. पहले पूरा एरिया था, अब उसका टिल्टेड वर्क ट्रेपेजियम टाइप का एरिया आ रहा है, करेक्ट. सेकेंड अदर थिंग आई कैन से कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ गया थर्ड केस. तो थर्ड केस में देखो और भी कम वर्क डन आ रहा है. तो आप देखो इन ऑल द 3 केसेस में योर वर्क डन आर डिफरेंट, इवन द वॉल्यूम चेंज इज सेम. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक केस का जो वर्क डन वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है. तो आप देख सकते हो कि इट कैन बी दिस, इसमें ये चीज़ जोड़ी गई. देखो तो यहाँ पे 3 कलर से मैंने इसको फॉर्म कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखा दूंगा कि तीनों का वर्णन कैसे देख रहा हूँ मैं. तो देखिएगा कलर में अगर इसको मान लेता हूँ मैं ए, इसको मान लो बी के एक्सक्लूसिव कलर वाले को, इसको मान लो सी. तो जब वर्क डन 1 की बात करूँगा तो वर्क डन 1 फर्स्ट 1 इसका है, इसके नीचे का टोटल एरिया. तो इसमें जो एरिया आ रहा है देखिएगा तो वो है आपका ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आ रहा है. तो वर्क डन 1 के लिए क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एरिया आ रहा है. दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यस. अब सेकेंड केस में आप जाओगे, वर्क डन 2 देखो. तो वर्क डन 2 में आपका क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा, सी नहीं आएगा. वर्क डन 2 में ये वाला केस लिया तो केवल 1 और 2 आ गए. ऐसे ही वर्क डन 3 अगर आप देखते हो तो व्हाट यू फाइंड, वर्क डन 3, तो वर्क डन 3 नीचे वाला है तो इसमें केवल एरिया क्या आएगा? ए आएगा. यू कैन सी फॉर द सेम वॉल्यूम चेंज इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्या थे? सेम थे, बट यहाँ पे वर्क डन क्या था? अलग अलग आ गया ना. तो ये पाथ डिपेंडेंट होता है, किस पाथ से हमारा वर्क डन किया जा रहा है, करेक्ट. तो आप मान सकते हो कि वर्क डन 1 जो है ये यहाँ पे प्रेशर वाज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इसको मैं कह सकता हूँ आइसोबारिक. इट इज आइसोबारिक है, समझ गए. ये कुछ एडियाबैटिक जैसा जा रहा है प्रेशर यूनिवर्सिटी वॉल्यूम पे. ये वाला जो वर्क डन 2 है आप मानोगे तो इसको कुछ एडियाबैटिक जैसा है. एंड वर्क डन 3 इफ यू सी यू कैन टेक इट लाइक आइसोथर्मल. ये आइसोथर्मल कुछ बिहेवियर दिखाएगा, तो ये आइसोथर्मल है. तो अलग अलग केसेस में अलग अलग वर्क डन आएंगे, दैट आई विल डिराइव ऑल्सो. फॉर द ग्राफ एरिया बाउंड मैंने इसको डिफाइन कर दिया. और वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन निगेटिव भी होता है, ये आपको ध्यान देना है, करेक्ट. ठीक है. अब इस एरिया बाउंड में सम टाइम यू कैन ऑल्सो गेट द कंडीशंस लाइक दिस. कई बार आपको ऐसे आएगा, मान लो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में मैं देखता हूँ. एक और चीज़ बता दूँ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. जस्ट सी, आपने क्या किया यहाँ पे, जस्ट सी दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट. मैं एक बार 1 से 2 जा रहा हूँ लाइक दिस, तो वर्क डन ए हो गया. और 1 से 2 मैं अगली बार ऐसे जा रहा हूँ तो ये वर्क डन बी हो गया फॉर द पाथ. तो अब देखिए मैं ऐसे गया लाइक दिस फॉर द एरिया बाउंड. तो आप यहाँ से कैन यू टेल मी वर्क डन ए वर्क डन बी में कौन बड़ा कौन छोटा होगा? ए बड़ा है कि बी बड़ा है? तो वर्क डन बी इज मोर देन वर्क डन, क्योंकि इसके नीचे एरिया बाउंड ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं. तो वर्क डन बी इज मोर देन वर्क डन ए.
बिकॉज आप देखोगे वार्डन ए तो केवल ये है, और वार्डन बी में अगर जाते हो तो आपके दोनों एरिया आ गए, ये वाला एरिया में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो वार्डन बी में दोनों आ रहे हैं और वार्डन ए में केवल नीचे वाला आ रहा है। तो दैट वे वी कैन सी कि एरिया बाउंड एंड ऑल, ठीक है, गेटिंग दिस। और यहाँ पे वॉल्यूम वाज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम वाज इंक्रीजिंग, हेंस दिस वार्डन इज ऑल्सो पॉजिटिव। वार्डन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वार्डन इज पॉजिटिव। ये वाला पैटर्न भी आपको याद रखना है, करेक्ट, ठीक है। नाउ फर्दर इफ आई से, और भी रिजल्ट इसको हम देख सकते हैं वार्डन में, थोड़ा ध्यान देना। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं एक केस लूंगा पॉजिटिव नेगेटिव को डिफाइन करने के लिए। हाउ डू यू मेक दिस अप्रोच, से इट इज प्रेशर, इट इज वॉल्यूम, और मान लो हम यहाँ से ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए, थोड़ा ध्यान देगा, आई एम गोइंग लाइक दिस एंड कमिंग बैक दिस वे। तो मान लो मैं ए से बी तक गया और वापस आ गया। तो अब आप बताओगे इस केस में इस क्लोज लूप का जो एरिया बाउंड होगा, तो इसका जो एरिया बाउंड है आप देखेंगे तो दिस एरिया इज द वर्क डन, एरिया इज वर्क डन, समझ गए। अब आप देखो ए में जब यहाँ से ऊपर से जब जा रहे थे तो आपका एरिया बाउंड ज़्यादा होगा, और नीचे से जब जा रहे ऐसे वापस करो, ऐसे वापस जा रहे क्लोज पाथ में, तो यहाँ पे एरिया नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप देखोगे दिस इज 2, तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग थे, यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वॉल्यूम इंक्रीजिंग से यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया आपका, पॉजिटिव। तो एरिया बढ़ गया और एरिया घट गया। तो आप देखो एरिया बढ़ने वाला बड़ा है क्योंकि इसके नीचे का एरिया जब बाउंड करोगे आप, एरिया घटने वाला क्या है, कम है। तो आप यहाँ पे इस क्लोज कर्व का अगर एरिया वाइज देखो तो व्हाट यू विल फाइंड एज सच, इसका क्लोज कर्व का जो एरिया बाउंड देखोगे, पॉजिटिव मानोगे नेगेटिव मानोगे, ऐसे आ रहा है और यहाँ से वापस चला गया। तो इसका एरिया बाउंड नेट डब्ल्यू नेट जो होगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यहाँ से आया यहाँ से नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव बड़ा है कि नेगेटिव बड़ा है, पॉजिटिव बड़ा है क्योंकि नेगेटिव में तो छोटा आ गया, नेगेटिव में तो इतना ही एरिया आ रहा है, पॉजिटिव में जुड़ गया। तो डब्ल्यू नेट इज पॉजिटिव हियर बिकॉज एक्सपेंशन में एरिया बाउंड क्या है, ज़्यादा, कॉन्ट्रैक्शन में एरिया बाउंड इज लेस। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा समवेयर कि एरिया बाउंड को हम ऐसे चेक कर सकते हैं, करेक्ट। यू कैन से लाइक दिस। अब मैं एक और केस लेता हूँ, से इट इज़ प्रेशर, इट इज़ वॉल्यूम, एंड सपोज आई से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे आ गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे जो इसका एरिया डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सर्कुलर शेप में एरिया बाउंड वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको देखना है तो वॉल्यूम में सेम वॉल्यूम चेंज पे आप कंडीशन जा चेक करो, देखो एरिया बाउंड, यस। अब आप देखेंगे तो अपर हाफ पे देखो एरिया बाउंड इज मोर, और लोअर हाफ पे जो कम हो रहा है वो कम है। अपर हाफ में तो सर्किल का एरिया भी इंक्लूडेड है, अपर हाफ में ये घट गया, लोअर हाफ में घट गया, तो इसमें टोटल एरिया क्या हो गया, वर्क डन पॉजिटिव वाला क्या है, ज़्यादा है, और नेगेटिव वाला कम है। तो दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, ये ध्यान देना। अगर मैं इसी में देखो, अगर इसका एरो को मैं चेंज कर देता, एरो वाज लाइक दिस, ये चीज़ ऐसे है और मेरा एरो ऐसे चला गया, अब क्या होगा वर्क डन, नेगेटिव, यस। क्योंकि देखो एक्सपेंशन में एरिया बाउंड क्या है, कम है, और कॉन्ट्रैक्शन में एरिया बाउंड ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ सर्किल जो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल दिख रहा है, यही वर्क डन है, एरिया ऑफ सर्किल, एंड दैट इज द वर्क डन। एरिया ऑफ सर्किल ही क्या है, वर्क डन है। एरिया बाउंड बाय द पीवी ग्राफ वर्क डन होता है, एरिया बाउंड बाय द पीवी ग्राफ इज वर्क डन। ध्यान रखिएगा, एरिया बाउंड बाय प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ इज नॉट वर्क डन, एरिया बाउंड बाय वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ इज नॉट वर्क डन, ओनली एरिया बाउंड बाय प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज वर्क डन। वॉल्यूम का बढ़ना घटना इंपॉर्टेंट है, और कोई भी एरिया नहीं लेते हैं हम लोग प्रेशर वॉल्यूम का एरिया यहाँ पे ले लेंगे, करेक्ट। ये बात समझ में आ रही, तो ये ध्यान रखिएगा कि एरिया बाउंड कैसे हम लोग ले रहे हैं एंड वर्क डन की बात कर पा रहे हैं। ये ठीक हो गया, क्लियर है, ओके। तो ये ध्यान देना।
नाउ आफ्टर दिस, अब आई विल टेक सम ऑफ द केसेस, स्टैंडर्ड केसेस जिसका हम वर्क डन देखेंगे। तो स्टैंडर्ड केसेस का भी वर्क डन हम लोग देख सकते हैं, दैट आई विल सी। कौन कौन से? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, अगला मैं देखने जा रहा हूँ कि वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। पहले मैं कर रहा हूँ आइसोबारिक केसेस। आइसोबारिक केस में अगर वर्क डन देखना होगा तो कैसे करते हैं? तो आइसोबारिक केसेस मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, इसलिए इस केस में आपका जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी से क्या होगा? वी आ गया, तो वी इनिशियल से वी फाइनल, तो आप देखो पी इंटू वी कर दो, और वी में वी इनिशियल टू वी फाइनल, तो वैल्यू क्या? पी टाइम्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आपका वर्क डन आ गया। तो आइसोबारिक केस में आप देखो प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसका वर्क डन हम ऐसे देख सकते हैं, और एरिया बाउंड से भी आप इस रिजल्ट को देख सकते हो वॉल्यूम में। इफ इट इज गोइंग लाइक दिस, यू कैन सी द कंडीशंस, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है। तो यहाँ पे एरिया बाउंड कैसे इसका वर्क डन आता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। दिस इज द एरिया, दिस एरिया इज वर्क डन, और वॉल्यूम बढ़ रहा था इसलिए वर्क डन वाज पॉजिटिव। अब देखिए, ये तो वन ऑफ द मेथड है। आई कैन गिव इट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑल्सो। तो अब आप जानते हो दिस वर्क डन को टेम्परेचर चेंज में भी देखा जा सकता है। हाउ इट इज दैट आई विल से। तो अब आप देखिएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब देखो पी वी फाइनल, पी वी इनिशियल, तो पी वी इनिशियल करोगे तो टी इनिशियल आ जाएगा, और पी वी फाइनल करोगे तो क्या करोगे? एन आर टी फाइनल करोगे। तो यहाँ पे जो वर्क डन आ गया आपका, दिस वर्क डन इक्वल टू पी टाइम्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन आर, एन इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, से भी वर्क डन देख सकते हो आप। तो दिस इज एन आर डेल्टा टी। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपका जो वर्क डन होता है वो दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। दिस विल बी आइदर पी डेल्टा वी और एन आर डेल्टा टी, बोथ द मेथड्स दे डिफाइन द वर्क डन। तो आइसोबारिक प्रोसेस में दो तरीके से आप वर्क डन देखोगे, एक तो होता है पी डेल्टा वी एंड अदर इज एन आर डेल्टा टी, दोनों से आप वर्क डन देख सकते हैं। करेक्ट, इसका आइडिया आपको ध्यान रखना कि एन आर डेल्टा टी और पी डेल्टा वी दोनों से वर्क डन कर पाओगे, ठीक है। एंड वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, करेक्ट। अब इसके बाद अगला मैं केस करूंगा यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस। वन आई कॉल फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, इसकी बात जब देखी जाएगी तो आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी जब करोगे दैट वैल्यू विल बी जीरो, तो यहाँ पे इसका वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और इस केस में अगर देखोगे तो वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, तो वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका एरिया बाउंड जीरो है, एरिया बाउंड इस केस में क्या आएगा? जीरो आएगा आइसोकोरिक में। तो एरिया बाउंड जीरो, हेंस वर्क डन इज जीरो। अब इसलिए मैं आइसोकोरिक में अगर डेल्टा क्यू की बात करूंगा तो इट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो वर्क डन जीरो है। ऑल द हीट सप्लाई इज यूज्ड इन डेल्टा यू, ऑल द हीट सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू डेल्टा यू, आप ये देख सकते हो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आप इसमें ये भी कह लोगे दिस डेल्टा यू, सिंपल तरीका है इसका, एन टाइम्स एफ बाई टू आर डेल्टा टी, दिस टर्म आई कैन यूज। ऑल द हीट सप्लाई इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, मतलब जो पिस्टन था उसको मैं फिक्स कर दूं, जो गैस थी केप्ट इन ए कंटेनर, आप देखिए दिस पिस्टन को मैं क्या कर दूं? फिक्स कर दूं। दिस पिस्टन इज फिक्स्ड रिजिड, और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स प्लेस किए गए। नाउ आई सप्लाई द हीट विद द बर्नर, तो अगर मैं बर्नर से हीट सप्लाई कर रहा हूँ डेल्टा क्यू, तो वो पूरा डेल्टा यू में चला जाएगा, मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी इंक्रीजिंग, और फिक्स है तो ये पिस्टन मूव ही नहीं किया, तो केवल इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, करेक्ट। ये हो गया। अब इसके बाद ये ठीक है,
तो मैंने एक आइसोबारिक प्रोसेस बताया एंड दिस इज आइसोकोरिक। अब इसी केस को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। जस्ट सी थर्ड इज आइसोथर्मल। वंस वी टॉक ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस तो वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है वो भी हम लोग देख सकते हैं। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, हैंस डेल्टा टी इज 0। अब यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो यू नो इस तीनों टर्म में क्या जीरो होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इन तीनों में क्या टर्म जीरो होगा आइसोथर्मल में, कैन यू गेस विच वन ऑफ द थ्री विल बी जीरो इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर द चेंज? तो डेल्टा यू जीरो, क्यों? हाँ, क्योंकि डेल्टा यू इज जीरो, क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे डेल्टा टी जीरो हो गया। इसने क्या प्रूव किया कि डेल्टा यू विल बी जीरो बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट विल हैपन, ऑल द हीट सप्लाई डेल्टा क्यू विल बी गोइंग इन डेल्टा डब्ल्यू ना। आइसोथर्मल में ये चीज़ होगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है। जनरली ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस। घर में जो खाना पकाया जाता है तो अच्छा धीमी आंच पे खाना पकाना, बिल्कुल धीरे धीरे ना। आपने दाल पकाई 2 घंटे में, आराम से धीरे धीरे उसका लेट द टेम्परेचर राइज। तो स्लो फ्लेम पे कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका धीमी आंच वाला स्लो प्रोसेस ही आइसोथर्मल है। अरे बहुत ज़्यादा हीट दे दो तो आपका खाना जल गया, दाल जल गई, सब्जी जल गई, तो वो आइसोथर्मल नहीं रहा, समझ गए? तो वो सब्सटेंस को बर्न कर दिया। तो वो चीज़ ध्यान देंगे, टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आर लाइक दिस। अब इसका वर्डन एंड ऑल, इफ आई सी दैट यू कैन सी दैट ग्राफ, पीवी ग्राफ आप जानते हो इन द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट इस क्वेश्चन में क्या पा जाओगे, पीवी विल रिमेन कांस्टेंट, पीवी टर्म विल रिमेन। प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर ग्राफ देखोगे आप तो ग्राफ गोस लाइक दिस। तो ये ग्राफ ऐसे, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो ये दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। मैथ्स में आप पढ़ते हो गया। तो पीवी ये क्या है, किसकी क्वेश्चन होती है, ट्रायंगल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स है। एक्स वाई इज कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट, इसका ग्राफ है पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। इट इज हाइपरबोला, इट इज हाइपरबोला। तो हाइपरबोला इक्वेशन आएगी, एक्स वाई इज कांस्टेंट। हाइपरबोलिक इक्वेशन आपको ऐसे यहाँ पर मिलेगी, पीवी इज कांस्टेंट ऐसे आ सकता है। अब आप ध्यान दें, इसी में मैं एक और अच्छा क्वेश्चन दूंगा। लेट अस सी, मेरे पास दो आइसोथर्मल है, एक टेम्परेचर T2 पे, एक टेम्परेचर T1 पे है। तो कैन यू गेस इसमें कौन टेम्परेचर बढ़ा होगा? दो आइसोथर्मल मैंने ले ली है, एक T2 एक T1, विच इज ग्रेटर? T1 T2 में कौन बढ़ा? दोनों आइसोथर्मल हैं, दिस आर टू कर्व्स, तो विच इज ग्रेटर? T1 T2 में कौन टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो आप देखिए, अगर आपको गेस करना, स्टीप की बात है बिकॉज बोथ आर आइसोथर्मल फॉर द सेम गैस। तो मैं क्या देखूंगा, देखिएगा मैं दोनों का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, सेम वॉल्यूम पर, सेम वॉल्यूम पे आप देख रहे हो T2 गैस का प्रेशर क्या है, ज़्यादा, और T1 गैस का प्रेशर क्या है, P1 और P2। सेम वॉल्यूम पे प्रेशर P2 क्या है, ज़्यादा, और सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस पे प्रेशर P1 क्या है, कम है। तो कौन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T1 या T2? T2। तो T2 इज ग्रेटर देन T1। हाँ, दैट इज फॉर एडियाबैटिक। तो अब आप स्टीपर जो कर्व होता है एडियाबैटिक में आता है। तो बट दो आइसोथर्मल में हो तो आप ध्यान देना, ऊपर वाला का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। या आप फिक्स कर सकते हो यहाँ पे, एक हमने एक लाइन को स्ट्रेट ले गया, तो सेम वॉल्यूम पर जिसका प्रेशर कम उसका टेम्परेचर भी कम, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। हैंस T2 इज मोर देन T1, करेक्ट। अब इस केस में मुझे वर्डन देखना, तो क्या करूँगा, डेल्टा डब्ल्यू, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। एक तो ये बात थी, प्रेशर वॉल्यूम कर्व के बीच का ग्राफ आ जाएगा। मैं पी को फर्दर क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी। पी को देखो, पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एन आर टी बाई वी बाई दिस इक्वेशन। हैंस आई विल से दैट एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी। तो पी को आपने एन आर टी बाई वी लिख दिया और इंटीग्रेट कर दिया इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। इफ़ यू गो लाइक दिस, तो यहाँ पे जो वर्डन आ जाएगा, यहाँ पे
तो दिस वर्क डन इज nRT टाइम्स ln v, और ln v में क्वेश्चन डाल दो v इनिशियल टू v फाइनल, तो क्या आ गया nRT टाइम्स ln v फाइनल बाई v इनिशियल। आपका वर्डन फॉर दी आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज दिस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्डन का एक्सप्रेशन आ गया वो ये आएगा, थोड़ा देखिएगा। तो दिस द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम एंड ऑल, तो सेम टेम्परेचर पे वर्डन यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं आप। जस्ट सी nRT ln v फाइनल ओवर v इनिशियल, करेक्ट। ये कंडीशन में लिख सकता हूँ। ln मीन्स लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन log x टू द बेस e को हम ln e भी लिखते हैं नेचुरल लॉग में। तो दिस द कंडीशन वी आर पुटिंग, करेक्ट। तो ये आप log टू द बेस 10 को हम नेचुरल लॉग नहीं कहते, जिसका बेस e होता है उसको हम ln लिखे देते हैं, log x टू द बेस e, करेक्ट। तो ये कंडीशन आपको मिलेगा। अब इसी में एक और तरीका बताता हूँ, क्या, p इनिशियल v इनिशियल इक्वल टू p फाइनल इंटू v फाइनल। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ v फाइनल और v इनिशियल इक्वल टू p इनिशियल बाई p फाइनल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हेंस आई विल से दैट दिस वर्क डन इट इज nRT ln v final by v initial, equivalent way you can also write it as nRT ln p initial by p final, it is also correct. So both the formulas are correct for defining the isothermal process में आपका दोनों फार्मूला सही हो जाता है, तो आपके दोनों फार्मूले सही हैं, करेक्ट। और यहाँ पे जो एरिया बाउंड बाय द ग्राफ है वो भी देखिएगा आप। तो एरिया बाउंड बाय द ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, आप ऐसे अगर कर जा रहा है तो आप देखो इफ इट इज द इनिशियल वॉल्यूम, इट इज द फाइनल वॉल्यूम, तो व्हाट यू फाइंड दिस द एरिया, तो यही एरिया इसका जो है दैट इज द वर्क डन, दिस एरिया बाउंड इज द वर्क डन, हम ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, इसलिए मुझे इंटीग्रेट करने की बात करनी पड़ी, एंड वी सी इट। जनरली आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे इसमें वो जाएगा इन जनरल, ठीक है। टेम्परेचर को हमेशा क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, बट प्रेशर एंड वॉल्यूम दे विल कंटिन्यूसली चेंज, ठीक है। ये आ गया, गेटिंग इट। नाउ आफ्टर दिस तो हमने 3 प्रोसेस यहाँ पे कर लिए। इसके बाद अगला जो आएगा दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जब हम जाएंगे तो दैट इज, उसका एग्जांपल बताता हूँ। बस्टिंग ऑफ टायर ट्यूब, किसी व्हीकल का पहिया बस्ट हो गया, प्रिकिंग ऑफ गैस फील्ड बैलून का बैलून बस्ट हुआ, तो बस्टिंग ऑफ बैलून filled with air, busting of tire of vehicles, all they are adiabatic process. तो जनरली दे आर वेरी फास्ट, रेंडमनेस वहाँ पे बढ़ जाती है। तो अगला जो मैं केस करूँगा दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं यहाँ पे जनरली क्वेश्चन एज पर द फर्स्ट लॉ इज डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इज 0। जनरली प्रोसेस इतना फास्ट हुआ कि हीट को एक्सचेंज होने का मौका ही नहीं मिला, तो डेल्टा क्यू इज 0। तो अब आप क्या देखते हो, इफ डेल्टा क्यू इज 0 तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो डेल्टा डब्ल्यू इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब वर्क इज डन at the cost of energy change, internal energy change। अगर इंटरनल एनर्जी घटी, इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। तो माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो माइनस साइन यहाँ पे प्रूव करता है कि वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो आपका यहाँ पे एक और तरीका अच्छा है, क्या, वर्क डन देखना है तो डेल्टा यू देख लो, अगर टेम्परेचर चेंज पता है तो उससे हम डायरेक्ट रिजल्ट कर सकते हैं। तो दिस वर्क डन इज ऑलवेज लाइक दिस ना, माइनस ऑफ डेल्टा यू आप कर सकते हैं, ठीक है, ये रिजल्ट चलेगा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन होते हैं तो और क्या पाते हैं हम लोग, इक्वेशन फॉर दिस पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, ये टर्म आता है यहाँ पे, पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, वेयर गामा इज एटमॉस्फेरिटी ऑफ गैस, दिस गामा इज सी पी बाई सी वी लिखा जाता है। दिस ऑल्सो 1 प्लस 2 बाई एफ। तो गामा का तरीका है डिफाइन करने का, दिस आर द 2 टर्म्स, 1 प्लस 2 बाई एफ। एफ क्या था आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो जान ही रहे थे।
तो गामा फॉर डिफरेंट गैसेस यू कैन राइट. तो कैन यू टेल मी द गामा ऑफ मोनोटॉमिक गैस. फॉर मोनोटॉमिक गैस दिस गामा विल बी 1 + 2/3 होगा ना. तो दैट वैल्यू विल बी 5/3. गामा फॉर डायटॉमिक गैस देखो, इट इज़ फॉर मोनोटॉमिक गैस. डायटॉमिक गैस के लिए जो गामा आएगा 1 + 2/5 दैट इज 7/5. गामा फॉर पॉलीटॉमिक गैसेस तो 1 + 2/6 तो 1/3 तो ये 4/3 हो गया. तो डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट गामा फैक्टर हम लोग देख सकते हैं. दिस डिफाइंस द एटमॉसिटी ऑफ गैसेस कि कितने एटम से मिलके गैस बनी हुई है, वो टर्म गामा यहाँ पे डिफाइन करता है. करेक्ट. तो ये भी एक तरीका है आपका वर्डन को देखने का. PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट डेल्टा U लाइक दिस. ठीक है. ओके. नाउ डेल्टा U और इस टर्म को मैं फर्दर आगे प्रूव करूंगा कैसे दे आर कोरिलेटेड ना. थोड़ा देखिएगा NCV डेल्टा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ डेल्टा W जो है इक्वल टू, मैं भी लिख सकता हूँ डेल्टा U. डेल्टा U इज माइनस ऑफ डेल्टा U. तो डेल्टा U इज U फाइनल माइनस U इनिशियल. ये टर्म हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं. करेक्ट. ये टर्म आएगा. तो फर्दर इसको मैं ले जाऊंगा अगले स्टेप पे, चेक करिएगा. तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, दिस वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U दैट इज माइनस ऑफ U फाइनल माइनस U इनिशियल. ये हो गया U इनिशियल माइनस U फाइनल. यही होगा वर्क डन यहाँ पे. अब आप देख सकते हो यहाँ पे U इनिशियल और U फाइनल. अब टर्म ध्यान देना. तो मैं U इनिशियल को ले सकता हूँ N टाइम्स F/2 R टाइम्स T इनिशियल माइनस T फाइनल. ये भी बात कही जा सकती है. करेक्ट. तो दिस इज द वर्क डन. दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट. अब आप देखो द टर्म NRT P भी लिखा जाएगा. तो ये फॉर्मूला अपने आप में सही है, समझ गए. और देखिएगा इफ दिस फॉर्मूला इज करेक्ट NRT और डेल्टा U इनिशियल में से. और देखिए NRT क्या होता है, PV होता है. तो मैं भी लिख सकता हूँ P इनिशियल V इनिशियल NRT माइनस P फाइनल V फाइनल. क्योंकि P इनिशियल V, अब मैं क्या लिख रहा हूँ देखिएगा P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू NRT इनिशियल. P फाइनल V फाइनल इक्वल टू NRT फाइनल. दिस थिंग आई कैन से. तो मैंने इसको डाल दिया. तो P इनिशियल V इनिशियल. अब आपके पास बच क्या गया. अब आप देखिए दैट इज F/2 ना, और बच गया आपका इनटू F/2. करेक्ट. नाउ यू सी वी हैव डन द इक्वेशंस. गामा इक्वल टू 1 + 2/F मैंने कहा था. तब आप देखिए गामा -1 की वैल्यू क्या आ गई 2/F. हेंस फ्रॉम हियर आई विल से F/2 क्या आ गया गामा -1. F/2 इज 1 गामा -1. क्लियर है. तो मैं इस इक्वेशन को पुट कर लूंगा. तो मेरा वर्क डन देखिए क्या आ गया. इट इज P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल इंटू V फाइनल ओवर गामा -1. ये फैक्टर से आपको वर्क डन मिलेगा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल ओवर गामा -1. दिस फैक्टर वी कैन यू डू फॉर वर्क डन. या ये चीज मैं ये भी कह दिया क्या F/2 को मैं कह रहा था 1/N R टाइम्स, देखिएगा NR टाइम्स ये T इनिशियल माइनस T फाइनल ओवर F/2 इज गामा -1 ना. तो 1 गामा -1. ये भी फार्मूला आपका सही है. तो वर्डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस ये दोनों तरीके सही हैं. कैसे मैं लिख दिया थोड़ा देखिएगा. एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्डन हमने कैसे डिफाइन कर दिया. गेटिंग इट. देखो क्योंकि व्हाट आई एम डूइंग आई एम सेइंग दैट F/2 इक्वल टू 1 ओवर गामा -1. ठीक है कि नहीं. हाँ डेल्टा U NR डेल्टा T इनिशियल. हाँ और गामा -1 फैक्टर आपको देना पड़ेगा नीचे. करेक्ट. तो वर्डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस दे आर लाइक दिस. इनमें से किसी एक टर्म से आप रिजल्ट कर लोगे, हो जाएगा.
ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। तो 4 डिफरेंट प्रोसेसेस में हमने वार्डन को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। नाउ यू सी वंस वी हैव दिस, कई बार आपको इक्वेशन को कंपेयर करना होता है कि सपोज आई से हमारे पास ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है। इन दोनों कर्व में इफ इट इज आस्क्ड कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक, कैन यू गेस विच वन इज आइसोथर्मल, विच वन इज एडियाबैटिक? यस, तो दिस इज एडियाबैटिक and this is isothermal, because adiabatic curve जो होगा, adiabatic curve slope it is minus gamma times isothermal minus gamma times isothermal curve slope, समझ गए? गामा टाइप्स स्टीपर होता है, फास्टर घटेगा। एडियाबैटिक क्या होगा? फास्टर घटेगा। आप ध्यान देना, एडियाबैटिक प्रोसेस विल गो फास्टर। एक और बड़ी अच्छी चीज होती है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर द सेम वॉल्यूम चेंज में किस में वार्डन ज्यादा होगा, आइसोथर्मल में कि एडियाबैटिक में? सेम वॉल्यूम चेंज में किस में वार्डन ज्यादा होगा, आइसोथर्मल में कि एडियाबैटिक में? सेम वॉल्यूम चेंज में वार्डन। अब देखो एडियाबैटिक में स्लोप में एरिया बाउंड क्या है, कम है, आइसोथर्मल में क्या है, ज्यादा है। तो आप फॉर सेम डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज, वर्क जो होगा आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क एडियाबैटिक। ये आप आइडिया ध्यान रखेंगे। और गामा टाइप स्टीपर होता है, ये चीज हम देख रहे हो, फास्ट रेट घट रहा है। इवन आई कैन प्रूव इट विद मैथमेटिक्स ऑल्सो। आप जानते हो, पहली बात तो स्लोप वाली बात करता हूँ, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यू नो। तो आप देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो पी डी वी प्लस वी डी पी, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो आप देखोगे क्या, पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी। हेंस आई विल से दैट डी पी बाई डी वी, जो स्लोप की बात आएगी तो डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ पी बाई वी। ये तो हो गया आइसोथर्मल, दिस वाज फॉर आइसोथर्मल इक्वेशन, समझ रहे? डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ पी बाई वी। अगर पी वी टू द पावर गामा होता इस कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो क्या लिखता हूँ मैं, डी पी इंटू वी टू द पावर गामा प्लस पी इंटू गामा वी टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल आ गया 0, यू राइट इट लाइक दिस। अब देखिए फर्दर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, डी पी इंटू वी टू पावर गामा इजकल टू माइनस गामा पी वी टू पावर गामा माइनस 1 डी वी। ये टर्म है आपके पास। जस्ट सी, थोड़ी मैथ करोगे तो व्हाट यू विल सी, जस्ट सी, ये वी टू पावर गामा माइनस 1 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ वी टू पावर गामा माइनस 1 है, यहाँ पे वी टू पावर गामा है, मतलब वी टू पावर गामा माइनस 1 यहाँ से हट जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, डी पी इंटू वी इसको टू माइनस गामा पी इंटू डी वी, ये बचा आपके पास। अब देखिए तो यहाँ पे आप देखो डी पी बाई डी वी, ये डी पी इंटू वी है, तो यहाँ से अगर फर्दर आप देखोगे तो व्हाट यू विल राइट एस डी पी बाई डी वी, डी पी बाई डी वी, जस्ट सी डी पी बाई डी वी इज माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। आया कि नहीं आया, चेक इट आउट, डी पी बाई डी वी इज माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी, दिस थिंग आई कैन राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस डी पी बाई डी वी इज माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी, तो ये रिजल्ट आपका हमेशा सही होगा। तो गामा टाइम्स स्टीपर मैंने प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकली विद द ग्राफ ऑल्सो वी हैव डन। तो किसी भी केस से आप यहाँ पे वर्डन वगैरह को इन्वॉल्व कर सकते हो एंड वी कैन गेट ऑल द रिजल्ट्स करेक्ट, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है। ऑल द 4 केसेस स्टैंडर्ड केसेस में बता दिया। वार्डन कैसे लिखते हैं, ग्राफ फॉर्मेशन क्या है, एरिया बाउंड कैसे हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गेट इट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म होता है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस।
मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस को हम C लिखते हैं। C की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा Q बाई एन डेल्टा T, ये टर्म लिखा जाता है। C इक्वल टू डेल्टा Q बाई एन डेल्टा T। अब आप देखो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, C की वैल्यू ही डेल्टा Q हो जाती है फॉर n इक्वल टू 1 एंड डेल्टा T इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वही क्या है इसकी मोलर हीट कैपेसिटी। इट इज लाइक दिस। अब C का टर्म देखो, व्हाट इज C फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, कोई बताएगा यहाँ पे? गेस करो व्हाट इज C फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो C फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा Q बाई एन डेल्टा T। तो आइसोथर्मल में क्या जीरो होता है? आइसोथर्मल में क्या जीरो होता है? यहाँ के गिवन पे डेल्टा T जीरो होता है। तो डेल्टा T जीरो हो गया अगर आइसोथर्मल में, तो व्हाट इज C? एनीथिंग अपॉन जीरो, तो वैल्यू विल C की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। क्या आ गया? इन्फिनिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज इन्फिनिटी। करेक्ट? ये चीज आप डायरेक्ट ऐसा कह सकते हो। अगर मैं एडियाबैटिक की बात करता, C एडियाबैटिक, अगर एडियाबैटिक की बात करता तब आप क्या लिखते? इसमें क्या जीरो हो गया आप बताओ? अब इसमें क्या जीरो हुआ? एडियाबैटिक में क्या जीरो हुआ? डेल्टा Q जीरो हुआ। तो डेल्टा Q जीरो हुआ तो क्या हुआ? जीरो अपॉन समथिंग एन डेल्टा T, तो ये क्या आ गया? जीरो। तो आप जान पा रहे हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी कैन वेरी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी फॉर द गैसेस। फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी मतलब कि बहुत माने वर्क डन, हीट सप्लाई और डेल्टा Q में जो रिलेशन है वो कितने तरीके हैं? इनफाइनाइट। कितने तरीके हैं? इनफाइनाइट। वो 4 स्टैंडर्ड दिखते हैं, बट देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस। एडियाबैटिक वाली कंडीशन में सारे आ जाते हैं, तो हम बहुत सारी कंडीशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक मोलर हीट कैपेसिटी का भी फार्मूला, एक रिजल्ट दैट वी हैव। करेक्ट? तो दिस वाज फॉर दी थर्मोडायनेमिक्स। एक लेक्चर में मैंने बेसिक जो था वो बता दिया। फॉर JEE मेंस एडवांस लेवल आई विल डू द फॉर द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।